जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्योग्राफी का एक और नया मॉक टेस्ट लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इस सेट में। इससे पहले मैंने जो भी सेट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, तो आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है वहाँ जाके क्लिक कीजिए और आपको जो भी मॉक टेस्ट ज्योग्राफी के अपलोड किए गए हैं उनकी वीडियो देखने को मिलेगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी का पहला प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 21। क्या कहा गया है दोस्तों? स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? दोस्तों, स्वर्ण क्रांति भारत में लाई गई, ये किसको बूस्ट करने के लिए लाई गई है? तो आपके ऑप्शन है अनाज, बागबानी और शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन और तिलहन उत्पादन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्वर्ण क्रांति जो भारत में लाई गई वो लाई गई थी बागबानी और शहद उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बागबानी और शहद उत्पादन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए शहद के बारे में कि शहद में कौन सी शर्करा होती है, तो आप याद रखना दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है फ्रक्टोज। और शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जवाब होगा आपका फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर क्या है तो आप बताइएगा। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। स्वर्ण क्रांति पूछी गई थी, तो सही जवाब होगा बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन के लिए और अनाज उत्पादन के लिए, तो हरित क्रांति भारत में लाई गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 22। क्या कहा गया है? ज्वार भारत में कौन सा राज्य शीर्ष उत्पादक है जहां यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है? कहने का मतलब दोस्तों, भारत के किस राज्य में ज्वार सबसे ज़्यादा होता है और ज्वार वहाँ की मुख्य फसल भी है? आपके ऑप्शन है यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों, ज्वार कहाँ की मुख्य खाद्य फसल है? आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र की ज्वार जो है वो प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में ना एक झील है, बहुत फेमस है, लोनार झील। और लोनार झील की सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये जो झील बनी वो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। तो मतलब ये एक प्रकार की मीटियोरिटिक लेक होती है। और ये किस जिले में है? तो ये बुल्ढाना में है। महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना, बुल्ढाना जिले में है लोनार झील। तो ये भी आप याद रखना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। तो कलसुबाई चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी? आंसर होगा महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के बारे में आप याद रखिएगा, एक जगह है आपकी त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से। और ये किस शहर की बात हो रही है? जवाब होगा आपका नासिक की बात हो रही है। तो नासिक से निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से। अच्छा, क्या महाराष्ट्र का कोई मुझे आप बांध बता सकते हैं? बांध तो आप बताइएगा कोयना। कोयना जल विद्युत परियोजना या कोयना बांध कहाँ पर है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में है कोयना बांध। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न में कहा गया था ज्वार उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? आंसर होगा महाराष्ट्र है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 23। क्या कहा गया? सिंधु की कौन सी सहायक नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। तो हमें बताना है कि सिंधु नदी की सहायक नदी है और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सही जवाब क्या होगा आपका? तो आपके ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलज या चिनाब। तो दोस्तों, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है ऑप्शन बी, रावी नदी। रावी नदी निकलती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है चिनाब नदी। अगर मैं बात करूँ तो चिनाब नदी भी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो हिमाचल प्रदेश से। और चिनाब नदी दो धाराओं की एक मुख्य धारा है। कौन कौन सी है? तो चिनाब की दो धाराएं हैं, एक चंद्र और एक भागा। तो चंद्र और भागा नदियों की मेन धारा चिनाब कहलाती है। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि भारत की कौन सी नदी है जिसकी दो धाराएं हैं, चंद्र और भागा, तो चंद्र नदी और भागा नदी ये दोनों चिनाब की धाराएं हैं। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होती है। और चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे अस्किनी कहा जाता है, अस्किनी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि अस्किनी किसका नाम है? चिनाब नदी का। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आपका सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास से जो राकस ताल है वहाँ से उत्पन्न होती है। और भारत में एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, तो सिपकिले दर्रे के सहारे ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
तो ये भी आप याद रखना, कौन सी नदी जो है वो सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में एंटर करती है, तो सतलज नदी करती है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है झेलम नदी। अगर झेलम नदी की बात करूँ तो झेलम नदी अनंतनाग जिले से निकलती है जम्मू कश्मीर में, और बैरीनाग झील से निकलती है, तो ये भी आप याद रखना। और झेलम नदी पर ना एक बांध भी है, कौन सा, तुलबुल बांध। तुलबुल बांध ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया था सिंधु की सहायक नदी जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, आंसर होगा रावी। दोस्तों मैं आपको दो दोआब के नाम बताता हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक होता है रेचना दोआब, रेचना दोआब। पहले तो आप जानो दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बने कि रेचना दोआब कौन सी दो नदियों का क्षेत्र है, तो आप याद रखना रेचना दोआब में दो नदियां हैं, एक रावी और दूसरी चिनाब। तो रेचना दोआब जो है वो दो नदियों का क्षेत्र है, रावी और चिनाब नदी का। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जेज दोनाब, जेज दोआब, तो ये भी एक दोआब है भारत में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जेज दोआब किन दो नदियों का क्षेत्र है, तो आप बताइएगा ये झेलम और चिनाब का क्षेत्र है, झेलम और चिनाब। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, याद हो जाएगा आपको। तो जेज दोआब जो है वो आपका झेलम और चिनाब के बीच में है। तो अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो चिनाब नदी निकलती कहाँ से, हिमाचल से। अब ये जम्मू कश्मीर में जाती है, तो चिनाब नदी पर ना कई सारे बांध बनते हैं। ठीक है, अब वो बांध कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। एक बांध है सलाल बांध, किस नदी पर है, जवाब होगा चिनाब नदी पर। एक है आपका दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती, तो ये भी आपको याद रखना, दुलहस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। ठीक है, और एक है आपका बगलीहार बांध, बगलीहार बांध, तो ये भी आपको याद रखना है। कैसे आप याद रखेंगे, लाल दुल्हन जब हंसती है तो चैन मिलता है। ठीक है, ये ट्रिक बना लो, लाल से आप याद रखो सलाल, और दुल्हस्ती से आप, दुल्हन हस्ती से याद रखो दुल्हस्ती, तो क्या मिलेगा आपको, चैन मिलता है। तो ये ट्रिक हो जाती है, लाल दुल्हन जब हंसती है तो चैन मिलता है। लाल से सलाल बांध चिनाब नदी पर, और दुल्हस्ती से दुल्हन हंसती है चिनाब नदी पर, ये बांध है। बगलीहार बांध आप याद रखिएगा, दुल्हन आपको क्या पहनाती है, तो वो हार पहनाती है। तो ये एक ट्रिक है चिनाब नदी पर बने बांध की। क्लियर, याद रखना, लाल दुल्हन जब हंसती है तो चैन मिलता है और वो हार पहनाती है। तो जवाब होगा चिनाब नदी पर ये बांध है। प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी रोहतांग दर्रे से निकली है, रावी नदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी के बारे में बता दूं कि लेटराइट मिट्टी सबसे पहले तो आप ऐसी जगह पाई जाएगी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो, और जहाँ पे बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लीचिंग इफेक्ट देखा जाता है इस मिट्टी में। लीचिंग का मतलब क्या है कि पानी रिसने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और पानी रिसने की क्षमता के साथ साथ क्या होगा कि इसमें पानी बहुत देर तक रुक नहीं सकता, एकदम नीचे चला जाता है। दूसरा क्या है कि इस मिट्टी का रंग ईंट के अनुसार लाल होता है, तो लाल रंग की होती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और लेटराइट मिट्टी में आप रोपण फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हो, जैसे चाय हो गई, जैसे आपकी कॉफ़ी हो गई, जैसे आपकी काजू हो गई, चाय कॉफ़ी काजू, जैसे आपका नारियल की खेती हो गई, तो वो सब लेटराइट मिट्टी में उगा सकते हैं आप। तो हमसे पूछा गया था कि किस राज्य में लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी का विस्तार है, ये आप याद रखना। अच्छा केरल में ही क्यों है, तो आप बताएंगे भारत में सबसे जो ज़्यादा वर्षा, मतलब कह सकते हैं राज्य के, और सबसे पहले वर्षा तो पश्चिमी घाट पे सबसे पहला मानसून पहुंचता है, इसीलिए वहाँ की मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। तो ये जरूर याद रखना, केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है, तो दोस्तों आप बताइएगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है और लेटराइट मिट्टी सबसे कम मिलती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये था आपका लेटराइट मिट्टी का विस्तार केरल में। दोस्तों केरल के बारे में बता दूं, केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप बताइएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी केरल की, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, केरल में ना एक झील है, कौन सी, बेम्बानाथ झील, और बेम्बानाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। तो ये जरूर याद रखना, बेम्बानाथ झील कहाँ पर है,
तो जवाब होगा केरल में है। और केरल में जो लैगून झील होती है उनको क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कयाल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहा गया है, मसालों का बगीचा किसको कहा गया, आंसर होगा केरल। केरल का एक शहर है कोचीन, कोचीन को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसको कहा गया है, तो आप याद रखना अरब सागर की रानी कहा गया है कोचीन शहर को, ठीक है, ये जरूर याद रखना, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। और अरब सागर जो है ये आपका अरब सागर से अपनी सीमा टच करता है, केरल, केरल, ठीक है, केरल अरब सागर से अपनी सीमा टच करता है, तो ये भी आप याद रखना। केरल में एक नेशनल पार्क भी है, कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंसर होगा केरल में है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना केरल के बारे में बहुत सारे प्रश्न मैं आपको बता सकता हूँ, इतने प्रश्न बता सकता हूँ कि आप शाम तक सुनते सुनते थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, केरल के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, वो है आपका केरल में, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा गया, मैंने कल पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया है कि ओल्ड गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है नासिक में त्र्यंबकेश्वर से, और गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर, क्लियर, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा गया है, दक्षिणी गंगा, और साथ साथ इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा किस नदी का नाम है, जवाब होगा गोदावरी नदी का नाम है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कर्नाटक में। और मैं आपको बता दूं कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, अर्थात पेरेनियल रिवर है, तो ये जरूर याद रखना दक्षिण भारत की एकमात्र पेरेनियल रिवर कौन सी है, तो जवाब होगा कावेरी। कावेरी इतनी फेमस है दक्षिण भारत में कि इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। कृष्णा नदी आप जानते हैं, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के पठार से, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन श्री सागर बांध भी बना हुआ है, क्लियर, याद रखिएगा। तो बूढ़ी गंगा किसको कहा गया, गोदावरी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये आपका नागपुर में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। नागपुर किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, नागपुर किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और दोस्तों मैं बता दूं भारत में संतरे की राजधानी किसको कहा जाता है, या भारत में संतरे की नगरी किसको कहा गया है, तो जवाब होगा नागपुर को भारत में संतरे की नगरी कहा जाता है। और नागपुर में ना आप याद रखना एक मुख्यालय और है नीरी का, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में है, क्लियर दोस्तों, याद रखना आपसे पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर में है, महाराष्ट्र में, क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहा गया, भारत में अवनालिका अपरदन अर्थात गली इरोजन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो दोस्तों भारत में जो गली इरोजन होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, इटावा, उत्तर प्रदेश, इटावा में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन क्या है कि मिट्टी का कटान होता है नालियों के रूप में, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप बताइएगा अमसोत शिखर, अमसोत पीक कहाँ पर है, सहारनपुर में है, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल की अगर मैं बात करूं तो रबी की फसल जो होती है वो विंटर क्रॉप होती हैं, जाड़े की फसलें जो होती हैं वो रबी की क्रॉप होती हैं, तो ये भी जरूर आप याद रखना। गेहूं रबी की फसल है, जो रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, लेकिन मक्का जो है ना ये खरीफ सीजन में होती है, तो मक्का रबी की फसल नहीं है, किसकी फसल है, खरीफ की। और ये खरीफ की फसल के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं हम, इसको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, तो ठीक है, याद रखिएगा मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, ना कि रबी की फसल। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, जवाब होगा मक्का को अनाजों की रानी कहा गया है, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, कावेरी नदी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच है, तो दोस्तों कावेरी नदी निकलती तो कहाँ से है, जवाब होगा कर्नाटक से, ताल कावेरी जगह है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, तो वो भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि किन राज्यों में इस नदी का डिस्प्यूट है, तो जवाब क्या होगा, तो कावेरी नदी दो राज्यों में मेनली फ्लो करती है,
एक है आपका कर्नाटक और दूसरा आपका तमिलनाडु। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन दो राज्यों में जो है वो कावेरी नदी का विवाद फैला हुआ है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु पूर्वी घाट का राज्य है या पश्चिमी घाट का। तो आप याद रखना तमिलनाडु जो है ना ये पूर्वी घाट का राज्य है, ठीक है, यहाँ पे ये बसता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है। और डोडा बेट्टा नीलगिरी रेंज में आता है, क्लियर, याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों एक और प्रश्न आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। देखो ये भारत है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा प्यारा भारत, रफली मैंने मैप बनाया। अब ये इधर से जाएंगे आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इधर से आएंगी पूर्वी घाट की पहाड़ी, इन दोनों का मिलन होता है यहाँ पे, ठीक है, कन्याकुमारी थोड़ा ऊपर यहाँ जहाँ मैंने ये पॉइंट बनाया है, यहाँ बीचों बीच में। तो ये कौन सा पॉइंट है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने बता देंगे डोडा बेट्टा है, क्लियर, याद रखना। अगला, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, तमिलनाडु में ना एक नहर है और उस नहर का नाम किसके नाम पर है, ब्रिटेन का एक शहर है उसके नाम पर रखा गया है। तो कभी क्वेश्चन पूछे बकिंगम नहर कहाँ पर है, बकिंगम नहर, तो ये बड़ी फेमस नहर है तमिलनाडु में, बकिंगम नहर, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। प्रश्न पर लौटता हूँ, कावेरी नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में है, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है जिन्होंने फसल के बीजों पर मुख्य शोध किया है। तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन ने अगर आपसे पूछे कि कौन से बीजों पर शोध किया, रिसर्च की, जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं पर की है, ठीक है, गेहूं पर। और हरित क्रांति इतनी भारत में फेमस हुई कि आज भारत इतना कृषि समृद्ध देश बन गया कि हमें अनाज के लिए किसी बड़े देश अमेरिका या किसी और बड़े देश के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते, और भारत इतना समृद्ध हो चुका है। लेकिन कुछ नालायक नेता भारत के किसानों को बेकार करने में लगे हुए हैं आज के टाइम में, ठीक है, वो भूल गए हैं कि जो वो खा रहे हैं ना वो किसानों की सही मेहनत से हमको मिल रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भारत के किसानों का। और सबसे इम्पोर्टेंट स्वामीनाथन जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का जो बिगुल था वो बजाया और भारत आज इतना समृद्ध हो सका कृषि में। तो हरित क्रांति के लिए जो मुख्यतः फसल थी वो भारत में गेहूं और चावल है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, गेहूं और चावल, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों हरित क्रांति का अन्य नाम भी बता सकते हैं आप, तो आप बताइएगा हरित क्रांति का अन्य नाम क्या है, HYBP प्रोग्राम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आती है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये हरित क्रांति का पूर्ण रूप है। HYBP प्रोग्राम्स को कहा जाता है, 1960 के दशक में शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखना, HYBP हरित क्रांति का दूसरा नाम है, क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर लौटता हूँ, लवणीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ पंजाब में और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, लवणीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, आंसर होगा ऊसर, रेह या कल्लर, ऊसर, रेह या कल्लर। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं पूछे पीडोलॉजी क्या होता है, पीडोलॉजी, जवाब होगा मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है, ठीक है दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी। अच्छा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहता है, लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखो, यह मिट्टी चाय और काजू की खेती के लिए उत्तम है, बिल्कुल, अभी पढ़ाया है कि चाय और कॉफ़ी, काजू, नारियल, इसकी खेती हो सकती है। इसमें लीचिंग की क्रिया होती है, बिल्कुल, निक्षालन की क्रिया होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, यही गलत है। यह मुख्य रूप से केरल और मेघालय में पाई जाती है, बिल्कुल, देखो केरल में भी वर्षा काफ़ी होती है और मेघालय में भी, चेरापूंजी आप सुने होंगे, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो लेटराइट मिट्टी की सबसे खास बात यह है कि ये पर्वत के ढलानों पे मिलेगी, साथ साथ वहाँ मिलेगी जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लीचिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। काजू की खेती कर सकते हैं, चाय की खेती कर सकते हैं, साथ साथ आप खेती कर सकते हैं किसकी, काजू की खेती कर सकते हैं, नारियल की खेती कर सकते हैं। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रचुरता होती है, यही कथन आपका गलत कहा गया है इसके बारे में, क्लियर, याद रखिएगा। और इसका रंग कैसा होता है, ईंट के जैसा लाल रंग होता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या
33 क्या कहा गया, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो जवाब क्या होगा दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे भारत में ना एक दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन का पठार है ये। तो दक्कन ट्रैप में जो मिट्टी मिलती है कौन सी मिलती है, काली मिट्टी। और ऐसा कहा जाता है कि दक्कन ट्रैप में जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल्टिक लावा से। ठीक है, बेसाल्टिक लावा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, बेसाल्टिक लावा से उत्पन्न हुआ है काली मिट्टी। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी गई है, जो कि बेसाल्टिक लावे से बनी है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो इसको चेरनोजम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चेरनोजम। क्लियर, याद रखिएगा। चलो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में ना घास के मैदान मिलते हैं जिनका नाम है डाउन्स घास के मैदान। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है जिनको डाउन्स कहा जाता है, तो डाउन्स घास के मैदानों में कौन सी मिट्टी मिलती है, जवाब होगा काली मिट्टी। लेकिन वहाँ पे काली मिट्टी तो नहीं बोलेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, इसको चेरनोजम कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना, चेरनोजम मिट्टी ये आपकी जो है काली मिट्टी का ही नाम होता है। क्लियर। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी की दो प्रमुख उपविभाजन है। दोस्तों कई बार पढ़ा चुका हूँ, खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी होती हैं। अगर ये नई जलोढ़ है तो खादर और पुरानी जलोढ़ है तो बांगर होती है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है, तो ये आप याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी के कुल कितने मापदंडों की जांच की जाती है। दोस्तों पहले तो आप याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। ये योजना क्यों शुरू की गई कि भारत के किसानों को उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य जांचने के लिए, जैसे मिट्टी का सही पीएच क्या होना चाहिए, मिट्टी में चूने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनपीके बोला जाता है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 प्राइमरी पोषक तत्व मिट्टी में है या नहीं है। ठीक है, मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या है। तो इस तरह से 12 मापदंड होते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के। तो इसमें कितने मापदंड है, 12। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये योजना जो है वो 2015 में शुरू की गई थी। दोस्तों मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन कभी आए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो टैगलाइन है वो क्या है, तो आप बताइएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये ध्येय वाक्य है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में पीत या दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों पीत या दलदली मिट्टी कहाँ पर होगी, जवाब होगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पे मिट्टी दलदली मिलती है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी के क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है, दलदली वनस्पति। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भोपाल में है। तो इसका आंसर भोपाल आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कभी कि आप बताओ कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताइएगा वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया था भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, वो भोपाल में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अच्छा दोस्तों, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़े, इनका नंबर थोड़ा गलत हो गया है, खैर कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पर जाइएगा। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन किस प्रमुख योजना का हिस्सा है। दोस्तों सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन जो है ना, वो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व में भारत किन फसलों के उत्पादन में 2026 तक प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो दोस्तों भारत दूध, दालें और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जूट की मैं बात करता हूँ तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर किसको कहा गया, आप बताएंगे, जूट को कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो पश्चिम बंगाल टॉप राज्य है जूट के उत्पादन में। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जायद की फसलें मुख्यतः कब बोई जाती हैं। दोस्तों जायद की फसलों की अगर मैं बात करूँ तो ये मार्च से जून के बीच बोई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें होती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? दोस्तों नकदी फसल नहीं है पूछा। गन्ना नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, लेकिन बाजरा आपकी नकदी फसल नहीं है। बाजरा कैसी है? बाजरा खाद्यान्न फसल है। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न फसल। और मैं आपको बता दूं, कभी क्वेश्चन आए कि रेगिस्तान का ऊंट किस फसल को कहा जाता है, आंसर होगा बाजरा को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत के किस राज्यों को जैविक खेती करने के लिए पहला पूर्ण राज्य घोषित किया गया है? तो भारत में जो जैविक खेती का पहला राज्य है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम है, ये आप याद रखना सिक्किम। अगर आपसे पूछे सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है, आंसर होगा तीस्ता नदी है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, बरूणा और पूसा गोल्ड किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? दोस्तों बरूणा और पूसा गोल्ड की मैं अगर बात करता हूं तो ये सरसों की प्रजाति है, सरसों की वैरायटी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में पीली क्रांति क्यों लाई गई थी? तो दोस्तों पीली क्रांति का जो उद्देश्य है वो है तिलहन उत्पादन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, तिलहन उत्पादन। अगला प्रश्न, भारत में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि गणना की जाती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में आया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब से जो यानी कि कल से जो क्लास आया करेगी वो डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट की आया करेगी, जिसमें हम आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, यूपी जी के साथ साथ आपका कौन सा स्टैटिक जीके, ये सब मैं आपको डे बाय डे अलग अलग तरह से कवर कराऊंगा। आपके जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उन सबको देखते हुए अब हम मिक्स सेट लगाएंगे। तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, देखो मैं बता दूं, मंडे के दिन हमारा आया करेगा ज्योग्राफी का सेट, ट्यूसडे में आया करेगा हमारा साइंस का सेट। ठीक है, वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉलिटी, यानी बुध में हम पॉलिटी का क्या करेंगे, साथ साथ आ जाओ बृहस्पतिवार पे थर्सडे में हम क्या करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, फ्राइडे में हम क्या करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन, और सैटरडे में हम क्या करेंगे, कौन सा सैटरडे में हम करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर। और बीच में आपका यूपी जी के कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही उसमें समय मिलेगा दोपहर में हम उसको अपलोड कर दिया करेंगे। तो ये सेक्शन रहेगा। इसी तरह से डे बाय डे नए नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से आप तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं जीएस का अपने। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है, व्यूज़ बहुत कम रहता है। तो जब तक बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे तो मुझे कोई इतना बड़ा कोई फ़ायदा इसमें मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सेट को देखें, जिससे अच्छे से वो अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको सुबह की क्लास में स्टडी जीके के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।